नमस्कार, स्वागत है आपका वैन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी में। और एक वही श्रृंखला जो हमने पिछली बार आपको मुखातिब कर छोड़ी थी, जिसमें हमने वादा किया था आपसे कि अगली बार कुछ खुलासा होगा और वो भी बड़ा। जी हाँ, याद होगा आपको, एक अफ़गानी नागरिक जो लगभग 4 से 5 साल पहले अफ़गानिस्तान अपना वतन छोड़कर भारत में रेफ्यूजी के नाते बस गया था आकर। और 4 सालों के बाद जब वो यहाँ पर भारत में अफ़गानी नागरिकों का सोशल एक्टिविस्ट बनने की उसने कोशिश की, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो किस कदर एक विश्वव्यापी संस्था जिसको यूएनएचसीआर का नाम दिया गया है और जो विश्व भर में रेफ्यूजीज़ की मदद करती है, उसने, अफ़गानिस्तान एम्बेसी ने या उनके हमवतनों ने किस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की या किस तरीके से उनके खामियाजा उनको भुगतने का अंजाम तक दे दिया, और किस तरीके से उनको चुप करने के लिए वो हर तरीके के अपने रुख अख्तियार करने लगे, कभी धमकियों के तरीके से, कभी कुछ सहूलियतों को कम करने के तरीके से। तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि अब की बार हम खुलासा करेंगे उन सभी चीज़ों का कि जिस जिस तरीके से अभी तक उन पर मार पड़ी है और किस तरीके से वो परेशान हैं अपने मुल्क को छोड़ने के बाद दूसरे मुल्क में आकर बसने के बावजूद भी, कि जहां पर उन्हें अभी तक शांति की ज़िंदगी बसर नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं अफ़गानी नागरिक जो बिजनेसमैन थे, वहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो सब चीज़ों को छोड़कर रातों रात वहाँ से भागकर भारत में आए कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी ज़िंदगी अपनी खुशनुमा तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं उन्हीं अफ़गानी सोशल एक्टिविस्ट से जिनका नाम है निसार अहमद शेरज़ई। शेरज़ई साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। शेरज़ई साहब, जैसा कि हमने अभी तक आपको जाना कि आज से लगभग 4 से 5 साल पहले आप भारत में आए थे, और भारत में आप इसलिए आए थे कि जो मुश्किलात आपको अपने वतन में सामना करना पड़ रहा था उनका सामना ना करना पड़े। लेकिन अभी तक की जो कहानी हमने आपसे सुनी उसको देखने के बाद तो ये लगता है कि जितनी मुश्किलात आप वहाँ छोड़ कर आए थे वो किसी जिन्न की तरह आपके पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। बिल्कुल यही बात है। अफ़गानिस्तान में तो सब दुनिया को मालूम है, अमन नहीं, लोगों का परेशानी है, किडनैपिंग, धमाका, ब्लास्ट, लड़ाई, कभी तालिबान पैदा हुआ तब होता है, कभी दाइश पैदा होता है, कभी किडनैपर से लोग परेशान हैं। अभी आजकल तो अफ़गानिस्तान ये टेररिस्ट लोग अफ़गान लोगों को ज़िंदगी को हराम किया है। अमन नहीं है, लोग मजबूर है ज़िंदा रहने के लिए कुछ करिए अपने लिए। और इंटरनेशनल लॉ में या दुनिया में यही है कि अगर तुम्हारा मुल्क में परेशानी था, किसी और जगह जाओ जान बचाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया में सिंपल बात है। लेकिन तो लोग कोशिश करते हैं दूसरी दुनिया, दूसरी अगर मुल्क में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें शांति और अमन मिलेगा, वहाँ चैन शान शौकत की ज़िंदगी मिलेगी। हालांकि हम रातों रात अपना मुल्क छोड़कर आए हैं, कोई भी अपना मुल्क छोड़कर बिना बात के कभी नहीं निकलता। जब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या जान पर बनाती है अपने और अपने परिवार के, तभी मुल्क छोड़ने पर कोई इंसान मजबूर होता है। लेकिन उस मजबूरी के बावजूद यहाँ वो मजबूरियाँ पीछे पीछे आपके आ गई। तो क्या कहेंगे, भारत में कहा जाता है कि एक देवता होता है शनि, उसकी साढ़े सती किसी के ऊपर आ जाती है तो 7 8 साल तक वो नेग्लेक्शन में रहता है। तो क्या कुछ ऐसा ही समझें कि ये कुछ खराब दिन चल रहे हैं जो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, असली बात यह है कि इंसान अगर तलाश न करे, अगर इंसान खामोश रहे, अगर इंसान अपनी अक्ल और दिमाग से इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जब इंडिया आया, एक परेशानी तो अफ़गानिस्तान में था। जब इंडिया आया, इंडिया तो मैं समझता हूँ आसिया में और दुनिया में सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है। इधर लोगों का इज़्ज़त भी है। अफ़गान लोगों के साथ इंसान सरकार का बहुत प्यार है, इज़्ज़त है। अगर और इंटरनेशनल लॉ हमको कुछ हक दिया है
उस हक से वो वही हक से अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, वो हक के लिए अगर हम नहीं लड़ते, अगर अपनी हक नहीं मांग सकते। अफ़गानिस्तान में तो तालिबान था, मैं तालिब से अपनी हक ले लूँ, मैं किडनैपर से अपनी हक ले लूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं। इधर तो डेमोक्रेसी है, लोगों के कानून है, सब कुछ है। जो इंटरनेशनल लॉ में या रिफ्यूजी लॉ में जो हमारे लिए कुछ हक था, मैं देख लिया कि यही हक हमको नहीं मिलता है। अगर मैं खामोश रहूँ, जैसा 40 साल से इधर अफ़गान लोग रहते हैं, 40 साल में लोग खामोश था। जो जुल्म अगर हुआ, हाँ, लोग चुप था। ये जुल्म यूनिसियार की तरफ से, हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तान लोग से नहीं है। अफगानिस्तान में जब आप रहते थे तो वहाँ आपका बिजनेस था, बिजनेस के साथ साथ आप एक पॉलिटिकल लीडर भी कभी हुआ करते थे कि जब लोगों की आवाज़ उठाते थे या लोगों के हक की लड़ाई लड़ते थे। वही चीज़ आप यहाँ भी आकर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके वतन के लोग हैं उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको किसी न किसी तरीके से उनका हक दिलाया जाए, इसीलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपको खुश मिजाज ज़िंदगी में जीना चाहिए वो ना जीते हुए आपको दबाया जा रहा है, तो उसमें क्या हम लोग कह सकते हैं कि यूएनएचसीआर, अफगानिस्तान एम्बेसी, अफगान सिक्योरिटी काउंसिल या फिर और जो इनके इर्द गिर्द घूमने वाले नुमाइंदे हैं, उनका कितना हाथ इस चीज़ में है और किस कदर तक वो हाथ सामने आता है आपकी नज़र से पहले फेज में? देख लीजिए, अगर कोई करप्शन नहीं है, अगर कुछ खिलाफ रफ्तारी यूनिसियार ऑफिस के अंदर नहीं है, जो मैंने आवाज़ उठाया, एक शब्द मैंने कानून के ख़िलाफ़ नहीं बोला है। जो बोला है सब कानून के दायरे में है। अगर करप्शन नहीं, क्यों मैं हमारा आवाज़ नहीं सुनता है? क्यों हमारा गला दबाने का साजिश हो रहा है? क्यों 40 साल से हमारा लोग परेशानी में है? क्यों हम इंसान नहीं? हमारे बच्चों तालीम से महरूम है। हमारा मेडिकल का कोई बंदोबस्त नहीं, हमारा काम करने का इजाज़त नहीं। मैंने आज सुना, जो ब्लू कार्ड देता है हमको, एक ब्लू कार्ड मिलेगा हमको, वो ब्लू कार्ड के साथ लोग 10 साल से रहते हैं, 10 साल के बाद वो ब्लू कार्ड बिल्कुल कोई शेरनी साहब, अहमियत ही नहीं है। क्या कारण है कि 4-5 साल हो गया या 10 साल हो गया अफगानी नागरिकों को यहाँ पर आए हुए और उनको परमानेंट रेफ्यूजी यूएनएचसीआर घोषित नहीं कर रहा और हर 6 महीने के बाद उनको स्टैंपिंग किया जाता है उस कार्ड में? क्या उसके पीछे तर्क दिया जाता है आप लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, उस ब्लू कार्ड के हिसाब से हमको पैसा, अगर कोई बाहर से बेचता है, पैसा नहीं मिलेगा। आज नविदा में मैंने सुना कि किसी को घर भी नहीं देता है कई जगहों। हम इंसान नहीं, हमारा हक नहीं जीने का, हमारे बच्चों का ज़िंदगी करने का हक नहीं। इधर दुनिया का सबसे डेमोक्रेसी कंट्री है। ये बातें सारे ये सारे मुश्किलात जो है, मैंने कोशिश किया कि मीडिया के ज़रिए दुनिया को और हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तान लोगों को बता दूं कि भाई, हमारे साथ इस तरह सलूक है क्यों? ये अगर यूनिसियार ऑफिस हमारा ध्यान नहीं रखता है, ये इसके अफ़गानिस्तान में किसी नहीं बोलता है कि हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ यूनिसियार ऑफिस इस तरह काम किया है। उधर लोग बोलता है कि हिंदुस्तान में अफ़गानियों के लिए परेशानी है, फिर हिंदुस्तान को बदनामी होगी। जिस तरीके से ये कार्ड आपके रिन्यू किए जाते हैं हर 6 महीने में और उनके ऊपर आपको सहूलियतें नहीं मिलती हैं, तो इन चीज़ों को आपने किसी के सामने, यूएनएचसीआर के बड़े अधिकारियों के सामने, अफगानिस्तान एम्बेसी के एम्बेसडर के सामने जो आपके ही वतन का लोग हैं, या किसी और भारतीय अधिकारी के सामने कभी उठाने का कोशिश किया? 10 बार, 100 बार। क्या नतीजा, क्या आउटपुट आया कुछ उसका? नहीं, कोई हमारा आवाज़ नहीं सुनता है। अभी मेरे पास सबूत हैं। हमारा सिविल एक्टिविस्ट ग्रुप है जो है, उसी ईमेल से मैंने 50 ईमेल से ज़्यादा ईमेल किया है यूनिसियार ऑफिस। और यूनिसियार जो डायरेक्टर है, जो साउथ अफ्रीका ने, स्कार मुदिया के लिए, और जो विनीति के नाम एक लेडीज़ है, इंडियन है, ऑफिस के ईमेल में 50 से ज़्यादा ईमेल किया है। मैंने सब कानून के दायरे में बोला है कि हम इंसान हैं, हमारा इंसानी हुकूक को इज्जत करें, हम हमारे बच्चों के लिए सोचें।
कोई नहीं सुनता है। एक तो नहीं सुनता है, दूसरी हमारे बीच से कुछ 10-20 लोग वो अपने साथ नुमाइंदे का नाम इंतखाब किया है खुद। लेकिन ऐसे नहीं सुनता है, आप बोले लगभग 50 बार ईमेल किया, उसका कोई एक भी रिप्लाई अभी तक आपको नहीं एक मिला? नहीं आया। लेकिन जब आप मीडिया के साथ राब्ता करते हैं, जब मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, तो उस चीज़ को वो लोग नोट करता है, फिर आपको वो संपर्क कांटेक्ट करता है? कुछ कांटेक्ट नहीं करता है यूएनएचसीआर मेरे साथ। यूएनएचसीआर कांटेक्ट नहीं करता है। जितना मैं इंटरव्यू किया है करीब 2-3 साल से पहले, अभी लॉकडाउन जो हमारा परेशानी ज़्यादा हो गया है, लॉकडाउन में मेरे इंटरव्यू और मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं सारा इंटरनेशनल, नेशनल और हिंदुस्तान का जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी हमारा हेल्प किया। मैं अपनी काम में कामयाब था, इसलिए कि जो परेशानी अफ़गान रिफ्यूजी का था, मैं हिंदुस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और अफ़गानिस्तान मीडिया के ज़रिए मैं सब दुनिया को पहुंचा दिया। बोला कि अफ़गान रिफ्यूजी के साथ इस तरह बात है, और बार बार मैंने ये बात बोला है कि जो परेशानी है, इस परेशानी से हिंदुस्तान सरकार जानकारी नहीं है। सब कुछ जो है यूएनएचसीआर ऑफिस से। फिर बार बार मैं अक़वाम यूनाइटेड नेशनल ऑफिस जो जिनेवा में, उसके लिए मैं लेटर 7,000 साइन के साथ, 2,000 साइन के साथ, कई हज़ारों साइन के साथ मैंने लेटर भेजा है। ये रिक्वेस्ट किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, मैं कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला है। प्लीज़ एक बार यूएनएचसीआर ऑफिस को इंक्वायरी करें। हमने पिछली बार अपने दर्शकों को, अपने देखने वालों को वादा किया था कि किस तरीके से जो नेगलेक्ट कर रहे हैं रेफ्यूजीज़ को यूएनएचसीआर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अपने मुल्क का एम्बेसी है जो आप लोगों की बात सीधे रूप से नहीं सुनता है, या सिक्योरिटी काउंसिल है जो आप लोगों से रब्ता नहीं करता है, जो आपकी परेशानी है उनको नहीं दूर करता है। इन सभी चीज़ों ने, जिस तरीके से इन सभी लोगों ने आपके खिलाफ जाने का कोशिश किया है या आप लोगों को मदद नहीं करता है, उन सब चीज़ों को हम लोगों को बताएंगे। ये पिछली बार अपने लोगों को वादा किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनएचसीआर की, जो विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर जगह पर रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है कि किस तरीके से वो रेफ्यूजीज़ के लिए काम करे, रेफ्यूजीज़ को मदद करे दूसरे देशों में, जिससे रेफ्यूजीज़ को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो फिंगर टिप्स पर अगर परेशानियों की बात करें तो यूएनएचसीआर से अफ़गानी कम्युनिटी जो इंडिया में रह रहा है उसको किस किस तरीके की परेशानी है और क्या क्या परेशानी है एज ऑन टुडे? मैंने पिछली बार भी बोला, देखो पहली परेशानी तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जब हम वतन से निकल गए, हमारे बच्चों का तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं। ये इंसानी हुकूक के हिसाब से हमारा हक है, और ये लोग कुछ नहीं सोचता इसके बारे में। मेडिकल हमारा हक है, काम करने का हमारा हक है। अभी आप तुर्की जाएं, तुर्की में मैं जो हमारा सिविल एक्टिविस्ट फेसबुक ग्रुप है, 11 मुल्कों में जो अफ़गान रिफ्यूजी हमारा फेसबुक ग्रुप में, मैं उन लोगों का आवाज़ हूँ, उन लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाया। तुर्की में जाऊँ, जो यूएनएचसीआर ऑफिस वही उधर भी है, वो यूएनएचसीआर ऑफिस तुर्की सरकार से राबता लिया है अफ़गान रिफ्यूजी के लिए, सारा रिफ्यूजी के लिए। तुर्की गवर्नमेंट से हेल्प लिया है, हेल्प करते हैं। अगर किसी बीमार हो जाता है, किसी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए, सब कुछ के लिए वो लोग मदद करते हैं। अगर किसी बीमार हो जाता है, हेल्प हो जाता है लोगों। अगर परेशानी हो जाता है, कुछ महीने में कुछ परिवारों को जो काम नहीं कर सकते, बूढ़ा लोग है या बीमार लोग है, उसके लिए सैलरी देता है। तो क्यों यूएनएचसीआर ऑफिस जो दिल्ली में है, इंडिया में, ये अगर जाए हिंदुस्तान सरकार के साथ, ये हमारा परेशानी बोले, हिंदुस्तान सरकार हमारे साथ 5,000 साल पुराना दोस्ती है अफगान लोगों के साथ, बहुत प्यार है, हमारा कल्चर सेम है, बहुत सारे चीज़ें मिलते जुलते हैं। अफ़गानिस्तान में अभी हेल्प करते हैं। अभी जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस था 1 महीने पहले, हिंदुस्तान सरकार $3 मिलियन हेल्प करने का वादा किया।
जो इतना हेल्प कर सकता है। मैं गवाह हूँ, मैं जानता हूँ कि 20 साल से हिंदुस्तान सरकार कई हेल्प किया है हमारे लिए। बिजली का डैम बनाया, परमान हाउस अभी बनाया, कई वायदा वादे किया, किए। हाँ उससे जी, पहले पार्लियामेंट हाउस भी बनाया, सड़कें भी बनाई, सड़कें डैम भी बनाया अभी। देखो, अगर अगर करोड़ों अरब डॉलर हेल्प कर सकते हैं, 20-30 हज़ार लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मुश्किल ये बात, ये इम्पोर्टेंट बात ये कि क्यों यूनिसियार ऑफिस हिंदुस्तान सरकार से हमारे लिए हेल्प नहीं लेता है। अगर हमारा परेशानी हिंदुस्तान सरकार को बोलेगा, तो हिंदुस्तान सरकार जो दोस्ती है लोगों के बीच, वो हमारे लिए सोचते हैं। ये क्यों इस तरह होता है? मैं ये सोचता हूँ कोई साजिश है हिंदुस्तान को बदनाम करने की। देखो, लॉकडाउन में 2 बंदा सुसाइड किया। मैं हिंदुस्तान लोगों को, हिंदुस्तान सरकार को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन में दो जवान सुसाइड किया। लोग यूनिसियार ऑफिस के पास अपने ऊपर पेट्रोल डाला, कई लोग इधर मर गया। कितना परेशानी है। अगर ये परेशानी ज़्यादा होता है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, अफगानिस्तान में लोग नहीं बोलता है कि ये परेशानी यूनिसियार ऑफिस के हिसाब से है। अफगानिस्तान में लोग बोलता है कि ये परेशानी अफगानियों के लिए परेशानी हिंदुस्तान सरकार का है। हिंदुस्तान सरकार का हिंदुस्तान लोगों का बदनामी है। इस बदनामी से, इस बात से कौन फ़ायदा उठाएगा? जो हमारा और हिंदुस्तान का दुश्मन है, तीसरा मुल्क। बेशक इस बात से तीसरा मुल्क फ़ायदा उठाएगा। एक मुल्क में रहते हुए अगर उसके नागरिकों को या रेफ्यूजीज़ को परेशानी है, तो जाहिर है सामने वाला देखकर यही कहेगा कि ये परेशानी जो है ये वहाँ की सरकार की बदौलत है, ना कि किसी तीसरी संस्था की तरफ से या फिर तीसरे मुल्क की तरफ से। लेकिन फ़ायदा हमेशा दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा उठाता है। लेकिन उस तीसरे के फ़ायदा उठाने के लिए, उसके लिए जो आवाज़ है, जिस तरीके से हम आवाज़ उठाते हैं या आप लोग आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को सुनाने के लिए आपने कभी कोशिश किया कि भारतीय सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको बताया जाए या उन तक पहुंचा जाए या उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए कि ये विश्वव्यापी संस्था, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएचसीआर या सो एंड सो हमारे लिए काम करने के लिए और काम नहीं कर रही है? मैं मीडिया के ज़रिए, आपके मीडिया के ज़रिए अभी बोलता हूँ, पहले भी बहुत कोशिश किया है मीडिया के ज़रिए कि मेरी बात हिंदुस्तान सरकार तक पहुँचा जाए कि प्लीज़। और इसलिए कि मैं हिंदुस्तान लोगों के साथ, हिंदुस्तान नाम के साथ मेरा प्यार है। और इस अभी से नहीं, मैं जब पिछले 5 साल पहले मेरे एक प्रोग्राम बनाया, मेरे एक प्रोग्राम था अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का कल्चर वीक, एक प्रोग्राम था। मिनिस्टर लोग भी आया था, कई वो लोग भी आया था। बहुत प्यारे हिंदुस्तान हुकूमत से, हिंदुस्तान लोगों के साथ मेरा एक कोशिश है कि हिंदुस्तान का कोई बदनामी ना हो। और ये एक सवाल करता हूँ, अगर इतना परेशानी है, इसके पीछे कोई साजिश है? ये खेल जो हमारे साथ हो रहा है, इस खेल के पीछे कौन है? और क्यों, जब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमारा इतना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्यार से मैंने जो हम इधर 9 महीने 10 महीने पहले सिविल एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया। मैं एक सिविल एक्टिविस्ट होने के नाते कोशिश मेरा है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्यार से। कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं करते, कुछ कानून के ख़िलाफ़ भी बात नहीं करते हैं ना। क्यों हमारा गला दबाने का साजिश हो रहा है? क्यों मेरे मारने के लिए सुपारी देता है? क्यों अभी प्रॉब्लम आप को मालूम है, मेरा बेटा जेल में। क्यों? मैंने क्या किया है? जैसे आप कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसके बीच में स्पीड ब्रेकर्स हमेशा आते हैं। ये आपके बीच में स्पीड ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं। कहते हैं कि जब अच्छा काम करने के लिए निकलें तो सर कटेगा, डरेंगे नहीं, लेकिन बाधाएं, मुश्किलात जो होता है वो सामने आता है। तो ये वही मुश्किलात है जिस तरीके से लोग आपके लिए पैदा कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहा है, लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन मुश्किलात से निपटने के लिए आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत रख रहे हैं, उसके बावजूद लोगों की परेशानियां उठा रहे हैं, आप चुप नहीं बैठ रहे हैं।
तो हो सकता है कहीं ना कहीं वही नुमाइंदे या वही गिने चुने लोग हैं जो समझ रहे हैं कि भाई ये चुप नहीं बैठेगा, लेकिन इसको चुप करने का साजिश रचते रहना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। अभी 2 दिन पहले भी मुझे मारने का धमकी आ रहा है, मेरे पास सबूत है। लोगों, हमारा दोस्तों अफगानियों बहुत परेशान है। लोग बोलते हैं शेख साहब अपनी संभालो, का तुम्हारा मारने का साजिश क्या है, तुम्हारा मारने का प्रोग्राम है, ये वो है। मैं नहीं डरता हूँ। मारने का अगर साजिश है या मारने का धमकी आ रहा है तो उसके लिए हम पुलिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कभी रिटर्न में, दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली पुलिस को रिटर्न में कोई नोट लिख कर दिया कि इस तरीके से मेरे को धमकी आ रहा है और इसमें ये और ये लोग इन्वॉल्व हैं? मैं करीब 4 महीने पहले मैंने गया, पुलिस में कंप्लेन किया। उस टाइम भी मेरे लिए बहुत धमकी आ रहा था। कमिश्नर पुलिस दिल्ली और लाजपत नगर थाना में मैंने कंप्लेन जमा किया, अभी तक कोई कुछ नहीं किया। उसका रिमाइंडर आपने सबमिट किया? 2-3 बार वकील के ज़रिए मैंने पूछा, किसी जवाब नहीं दिया। और अभी बस भरोसा लापर है, ऊपर वाला का है कि कुछ ना हो। फिर नहीं डरता हूँ, इसलिए नहीं डरता हूँ कि मैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाया। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ लोकल कम्युनिटी या अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी आपकी आवाज़ को सुन नहीं रही हैं? कोई नहीं सुनता। तो क्या क्या सोचते हैं आप फ्यूचर के लिए? किस तरीके से आप गुजारा करेंगे इन हालात में, या किस तरीके से अपने आप को मजबूत करेंगे? आपकी अपनी संस्था आपके खिलाफ है, रेफ्यूजी कार्ड आपका टाइम बाय टाइम वो रिन्यू कर रहे हैं, परमानेंट नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है जीवन में कि वो परेशानियां भी और पीछे रहेंगी और खींचेंगी आपका साथ? बिल्कुल, तो यही बात है। मैं सोचता हूँ किसी जो बंदा अगर सच्चाई का आवाज़ उठाएगा तो दुनिया में अब ये इस तरह है कि जो बंदा सच बोलता है उनके लिए परेशानी बन जाता है। तो फिर भी उम्मीद है कि हिंदुस्तान सरकार तक मेरा आवाज़ अगर पहुंच जाता है, तो अगर हिंदुस्तान सब लीडरों को मैं बोलता हूँ, सब हिंदुस्तान सरकार को, मोदी जी को ये पैगाम देता हूँ, ये मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ हम आया आपके मुल्क में, इधर आपके मुल्क के लिए जो लोग साजिश कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि आपका बेइज्जती हो, मैं उन लोगों के साथ लड़ाई किया है। प्लीज़ हमारा हेल्प कीजिए। किसी को इजाज़त मत दीजिए कि हमारा गला दबाने का कोशिश करें और हमारा मारने का सुपारी दें। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में कानून है, पुलिस हैं, पुलिस हमारा मदद करते हैं। ये उम्मीद मैं रखता हूँ। हिंदुस्तान अदालत से, सबसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। और मैं फिर भी बिल्कुल स्ट्रांग हूँ। बिल्कुल मेरा ये कोशिश है कि जो लोग ये साजिश में शामिल हैं उन लोगों का पर्दा पूछ जाए और उन लोगों पंजरे के पीछे जेल में, और किसी को इजाज़त नहीं देता को अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोस्ती के बीच में तीसरे मुल्क जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिए इधर काम करें और पाकिस्तान खुशहाली के लिए इधर काम करे। और पाकिस्तानी कहने पर हमारे लिए इतना जुल्म और इतना परेशानी कि पाकिस्तान खुश हो जाए। और कल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान जासूस लोग, पाकिस्तान जासूस लोग अफ़गानिस्तान में बहुत हैं, और इस बात से फ़ायदा उठाए और कुछ करे, उसको इजाज़त नहीं देता हूँ। और बार बार मैंने बोला है, हिंदुस्तान लोग अच्छा लोग हैं, हिंदुस्तान सरकार लोग अच्छा है, हमारे हमारे साथ प्यार से। शिवजी साहब कहते हैं जो गलती करेगा वो उसकी सज़ा का हकदार होगा, गलती करने वाला सज़ा भुगतेगा। ये एक नेसेसरी स्टेटमेंट है। कहते हैं कि गलती करेगा तो सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। पहला नंबर पर था यूएनएचसीआर, उसके बाद नंबर आता है अफ़गानिस्तान एम्बेसी का। अफ़गानिस्तान एम्बेसी एक एम्बेसी जो दूसरे मुल्क के लोगों को वीज़ा देने से बढ़कर उसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहला काम होता है उसके मुल्क के बाशिंदे जो दूसरे मुल्क में रह रहे हैं या टूरिस्ट की पर्पज़ से आए हैं या रेफ्यूजीज़ हैं, सबसे पहले उनका मदद किया जाए। अफ़गानिस्तान एम्बेसी जो यहाँ पर है एक अच्छी एम्बेसी है, बड़ी एम्बेसी है।
अच्छे लेवल की एम्बेसी है। और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान से कुछ नुमाइंदे वहाँ चुनकर भेजे गए हैं तो बशर्ते अच्छे ही होने चाहिए। लेकिन वो वहाँ तक जब आप अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं तो वहाँ से आपको क्या आउटपुट मिलता है? देखो, मेरे पास इस तरह एक सबूत है, उसके हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अफ़गानिस्तान एम्बेसी और यूएनएचसीआर ऑफिस, ये दोनों ऑफिस में इन लोगों को लिंक है। देखो, अगर किसी रिफ्यूजी अपनी मुल्क से कुछ परेशानी की वजह से अपनी मुल्क छोड़ता है, तीसरे मुल्क आता है, तीसरे मुल्क में उसका जो पहचान है वो सीक्रेट है। वही रिफ्यूजी एम्बेसी से कुछ ताल्लुकात नहीं। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन से पहले यूएनएचसीआर ऑफिस का डायरेक्टर स्कार मोदिया अपने कुछ लोगों के साथ, जानते हैं, अफगान रिफ्यूजी के साथ मीटिंग किया। कहाँ पर? अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर। लेकिन शेरज़ई साहब, एक चीज़ मेरी समझ में आती है कि जो यूएनएचसीआर रेफ्यूजीज़ के लिए जो बनाई गई एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी देश में अगर उसका ऑफिस है, उसका कार्यालय है, तो उसका काम है सभी जो वहाँ पर एम्बेसीज हैं उनके साथ मिलकर काम करना लोगों के फेवर में। प्लीज मैं लेकिन जो वो मीटिंग किया या जो भी किया, तो उसका आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो गलत तरीके से वहाँ मीटिंग किया या वो गलत थिंकिंग के साथ किया? देखो, यूएनएचसीआर ऑफिस के पास ऑफिस भी हैं, हॉल भी हैं, जगह भी है। क्यों यूएनएचसीआर ऑफिस के अंदर लोग रिफ्यूजी के साथ मीटिंग नहीं करते हैं? क्या आते हैं एम्बेसडर और एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी कैमरे हैं, स्टाफ हैं, उसके साथ। तो एम्बेसी के अंदर ये कानून के खिलाफ है। अगर जो लोग रिफ्यूजी के लिए काम करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरे बात मानते हैं कि ये कानून के खिलाफ है कि वो डायरेक्टर यूएनएचसीआर आ जाए एम्बेसी के अंदर रिफ्यूजी का परेशानी प्रॉब्लम सुनने के लिए। क्यों अपनी ऑफिस में नहीं बोलेंगे? क्यों हमारा लिए तुम्हारा ऑफिस में जगह नहीं, तुम्हारा पास टाइम नहीं, क्यों उधर हमारा प्रॉब्लम तो नहीं सुनते हैं? ये खिलाफ है। और एम्बेसी पहले तो कानूनी हिसाब से हमारा एम्बेसी के साथ कुछ ताल्लुकात नहीं, इसलिए कि हमारा सरकार, हमारा हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं किया। इधर हम उन लोगों हमारा परेशानी किया जो हमारा साथ हमारा सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा, हम भाग गए, इधर आया रिफ्यूजी होकर। फिर भी अगर उसमें हमारे लिए कुछ परेशानी हो जाता है, उसका फ़र्ज़ है कि हमारे लिए कुछ करें। वो अपने कामों भी बिज़ी हैं। मैं एम्बेसी से कई बार मीडिया में बोला है कि एम्बेसी अपने कामों में, अपने प्रोग्रामों में बिज़ी हैं, अफ़गानियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। और साथ साथ हमारा पासपोर्ट का कीमत रेट था $120। कई साल लोगों से एम्बेसी में $125, $5 एक्स्ट्रा ले रहा था। ये $5 कितना बनते हैं? कहाँ गए पैसे? इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम जब आप के लोग एम्बेसी में जाते थे 120 की जगह 125 चार्ज किया जाता था, उस वक्त वहाँ क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता था कि $5 एक्स्ट्रा किस लिए? देखो, मैंने कई बार ये बात बोला। एक 4 डिप्लोमेट यहाँ से इसी बात में अफगानिस्तान बोला, बदल वो उसको चेंज कर दिया। वही लोग मेरे इस सच्चाई से परेशान हैं। वही डिप्लोमेट लोग जब अफगानिस्तान के, वही परेशान है, वही मेरे लिए एक प्रॉब्लम देखता है कि शेरज़ा ये काम किया, हम अपनी ड्यूटी आज हमारा हाथ से गया। क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो हमारा $5 कहाँ गया? तो उनको उस चीज़ की सज़ा मिल गई ना। वो अभी यहाँ से चेंज होता है अफगानिस्तान में, इस तरह की यहाँ से चेंज हो जाए, दूसरा एम्बेसी से तीसरा, सज़ा नहीं मिलता है। वो किसी कमांडर का बेटा है या किसी रसूखदार लोग हैं। अफगानिस्तान में कई सालों से ये रवाज है कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ, उस कोई लीडर के बेटा है, भाई है, बेटा है,
या किसी लीडर के साथ उसका जान पहचान है, उसका कोई सज़ा नहीं मिलता है। सज़ा मिलेगा हमको घुमा फिरा कर। घुमा फिरा कर, सच्चाई बोलने का सज़ा हमको मिलेगा। इसके बाद तीसरा नंबर यूएनएचसीआर का भी हमने देखा कि किस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अफ़गानिस्तान एम्बेसी का भी देखा, जो अपने देश के अपने मुल्क के नुमाइंदों की बातें नहीं सुन रहा है। अफ़गान सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो जिसकी बात आती है कि वो किस हद तक आप लोगों की बात सुनता है, या किस तरीके से नेग्लेक्ट आपको करता है, या क्यों नहीं वो मानता है, वो तो आपके ही मुल्क के लोग और वहीं पर बैठे हुए लोग। मैं जब इंटरव्यू करता हूँ एक मीडिया से, नहीं इंटरनेशनल मीडिया, अफ़गानिस्तान मीडिया में हर हफ्ता 2-3 एक तो ज़रूर होता है, तो ये सारा अफ़गानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुँच जाता है। एक बार करीब 6 महीने पहले मेरे लिए फ़ोन आया किसी जनरल के साथ नाम से, बोला मैं अफ़गानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जनरल हूँ, तुम कौन हो इतना मीडिया में बात करते हैं, तुम्हारा क्या काम है रिफ्यूजी के साथ? वो भाई मैं रिफ्यूजी हूँ, तुम्हारा क्या काम है रिफ्यूजी के अंदर? आप लोगों की वजह से भाग गए, इधर आया, तो इधर भी पीछा नहीं छोड़ते। मैं तो वो फोन करके क्या चाहता था वो चाहता था कि और इंटरव्यू मत करो, अगर ज़्यादा इंटरव्यू करें मैं हम वहाँ से इंडिया से तुम्हारा हाथ पैर बांध कर काबुल बुला लूँगा। तो आपने उसको क्या जवाब दिया? मैंने बोला इधर इंडिया है, इधर पुलिस है, इधर कानून है, मैं नहीं डरा। इसका मतलब भरोसा है आपका इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन लॉ पर? बिल्कुल भरोसा है। उसका वॉइस जो मेरे मोबाइल में आया था, सब कुछ रिकॉर्ड थे मेरे पास, सब अफगान रिफ्यूजी को मालूम भी है, इन्वेस्टर को भी मालूम है। मैंने उसी वॉइस अफगानिस्तान मीडिया में भेज दिया। मैं बिल्कुल नहीं डरा, मैं बोला जो कर सकते करो, ये अफगानिस्तान नहीं है, इधर इंडिया है। भरोसा है, अगर भरोसा नहीं था तो मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। मैं नहीं भरोसा है तभी आप यहाँ पर टिके हुए हैं, और जब इतना भरोसा है तभी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आपको भरोसा है कि इंडियन लॉ या इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन कम्युनिटी जो है वो आपका साथ देगी, और आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होंगे, या आने वाला नया साल आपके लिए अच्छी खुशियाँ लेकर आए। पहले तो एक बार कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान अफगान रिफ्यूजी के बीच में कोई कम्युनिटी नहीं है। हम आया, सब आया है यूनिचार ऑफिस के लिए आया, कोई कम्युनिटी नहीं। फिर भी हमारा ऑफिस में ये नेशनल एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, सब अपनी कम्युनिटी इन द सेंस, कम्युनिटी वो कॉल होती है कि मान लीजिए 100 लोग आपके यहाँ से आए, 20 लोग आपके यहाँ से आए, तो वो सब मिलकर जो यहाँ रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। बस हाँ, इस तरह ऑफिस में प्यार मोहब्बत है, सब अपने हक के लिए लड़ते हैं और यूनिसीआर से लड़ते हैं। यूनिसीआर से पे मैं 2-3 दिन पहले बॉस को एक डायरेक्टर से बात भी किया। मैंने बोला देखो, यूनिसीआर ऑफिस में बोलो कि हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, हम हक के लिए लड़ते हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बत से बात करें। हमारा मैसेजेस को जवाब नहीं देता है। देखो, अगर हमारे लिए, मैं सिंपल बात कहें, अगर हम काम नहीं कर सकते, हम बच्चों स्कूल नहीं जा सकते, अगर घर नहीं मिलेगा, अगर मेडिकल का कुछ बंदोबस्त नहीं, कुछ ख्याल नहीं, क्यों हम इंसान नहीं? हम हिंदुस्तान में, हम अफ़गानिस्तान में नहीं है कि जो जुल्म तालिबान हमारे ऊपर कर रहा था, इधर भी तुम तालिब जैसा आप जुल्म करो हमारे साथ। मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने बोला, जो काम अफ़गानिस्तान में देखो, तालिब लोग किसी को स्कूल नहीं जाने देगा, मेडिकल का कुछ बंदोबस्त नहीं, तुम अपनी हक के लिए नहीं लड़ सकते, अच्छा काम भी नहीं। और ये इधर यही ऑफिस हमारे साथ क्या काम करता है, सेम वही प्रोग्राम। इसलिए मैं बोलता हूँ, यूनिसीआर ऑफिस और तालिबान के बीच में कुछ फ़र्क नहीं। अगर मुझे यूनिसीआर ऑफिस सुन लो, अगर मेरे बात सुनते, अगर मुझे कल मार दोगे, अगर फिर सुपारी देता है, अगर फिर अपनी लोगों को बोलता है कि शेरज़े को मार दो, मैं नहीं डरता। कौन के बोलता है? जो काम तुम हमारे साथ करते हैं, तालिब और दाइश हमारे साथ कर रहा था अफगानिस्तान में। प्लीज़, इसमें हिंदुस्तान सरकार का, हिंदुस्तान लोगों का बदनामी है। प्लीज़ मोदी जी, प्लीज़ हिंदुस्तान लोग, प्लीज़ हिंदुस्तान मीडिया हमारा साथ दीजिए, प्लीज़ हेल्प करें अफगानियों का, हम इंसान हैं। चलिए शेरज़ई साहब,
उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया तो आपके साथ है और हेल्प कर रही है, हमेशा सच के साथ है। अगर मैं गलत ना हूं तो हिंदुस्तानी मीडिया जो है हमेशा सच के साथ है और सच ही दिखाती है और दिखाती रहेगी। जो चीज़ें जिस तरीके से तालिबान अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के लिए कर रहा था, इनका कहना है कि वही चीज़ यूएनएचसीआर, जो यूएन की वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है, वो इनके लिए यहाँ पर कर रही है। शहीद साहब अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वहाँ से अपनी सारी धन दौलत छोड़कर रातों रात भारत में आकर बस गए। एक बहुत बढ़िया शेर मुझे इस पर याद आता है, कहते हैं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर इतना याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। इन्होंने बहुत पैसा वहां पर इकट्ठा किया, बहुत बेशुमार धन दौलत थी, एक राजा की तरह जिंदगी जीते थे। लेकिन जब सर पर आई, जब जिंदगी पर आई, जब परिवार पर आई, तो रातों रात वहां से एक चोर की तरह, चोर ना होने के बावजूद भी अपना वतन छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। ये सब परिवार भारत में आकर बस गए और भारत में भी वो मुश्किलात इनकी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हम उम्मीद करते हैं कि यूएनएचसीआर, अफगानिस्तान एम्बेसी या अफगानिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरीके से अभी तक इनके ऊपर जुल्म कर रही हैं, आने वाले नए साल में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा और इनके लिए आने वाला नया साल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वक्त आपसे अलविदा लेंगे और कुछ अनसुलझे सवालों के साथ फिर हम हाजिर होंगे, फिर एक नई कम्युनिटी के साथ, फिर कुछ नए लोगों के साथ, कुछ अनकहे और अनसुलझे सवालों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत शर्मा, दिल्ली ब्यूरो तनुज केसवानी के साथ।